तो कंसाइनमेंट आपके चैप्टर का मतलब आपका जो सेमेस्टर 4 है ना, सेमेस्टर 4 है सीसीएफ सिस्टम में, उसमें कंसाइनमेंट आपका पहला चैप्टर है। एक्चुअली ये पहले सेमेस्टर 1 में था, वो 4th में लेके आ गया, इसलिए अब खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेमेस्टर 4 में ये कंसाइनमेंट चैप्टर सेमेस्टर 1 से उठाकर लेकर आया गया है। जरूर इसमें कुछ खास बात था और है भी, तो इसको कंसाइनमेंट कह रहे हैं। कंसाइनमेंट होता क्या है, पहले आपको बता दे, एक आदमी का अपना एक व्यापार है, अपना एक बिजनेस है कोलकाता में। अब आदमी को तो पता ही है कि अगर कोई बिजनेस है यहां पर तो वो बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाना है, अपने व्यापार को बढ़ाना है, इसका प्रसार प्रचार करना है, देश के दूसरे कोने में भी इस व्यापार को लेके जाना है। हमारा बिजनेस यहाँ अच्छा चल रहा है, मस्त चल रहा है, एकदम बढ़िया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस का एक छोटा सा बात, एक ब्रांच जो है वो पटना में भी जाए, वो जयपुर में भी जाए, और हमारे जहां पे जान पहचान के लोग हैं वहां पे ये बिजनेस एक्सपेंस करे, ये बिजनेस फैले। तो ये हमारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस को हम बढ़ाने का मतलब एक तरह का एक्सपेंशन स्कीम है, बिजनेस को एक्सपेंशन स्कीम, बिजनेस को बढ़ाने का एक तरीका है। लेकिन इसके ओनर हम ही रहेंगे। ओनर कौन रहेगा? हम। हमारा यहाँ का भी बिजनेस बंद नहीं होगा और वहां पर एक नया बिजनेस चालू हो जाएगा, और हमारा ये प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट किसी दूसरे जगह पर भी बिकना शुरू हो जाएगा और हम यहां पर बैठे बैठे उसका प्रॉफिट कमा लेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा भाई? तो इसके लिए हमको अपना एक आदमी जो जान पहचान का है जयपुर में, सपोज दैट कि आप जयपुर का एक आपका जान पहचान का एक आदमी है, हाँ नहीं आ रहा है, ओह वीडियो चल रहा है, हाँ। तो कोलकाता के एक आदमी जयपुर तक माल को भेजा, जयपुर में भी भेज सकता है, पटना में भी भेज सकता है, लेकिन वो भेजा तो उसका जान पहचान का जो आदमी जो जयपुर में रह रहा है ना, वो हमारा गुड्स को रिसीव करके बेचेगा। तो हमारा जान पहचान का है, कोलकाता का एक आदमी है मिस्टर के समझ लीजिए, वो जयपुर के जे को माल भेज रहा है। बोला भाई देख, हम तो जानते हैं कि तुम बेरोजगार पड़ा है वहां पर थोड़ा सा बढ़िया से, तो तुम कलकत्ता ना आकर वहीं पे रहो, हम तुमको यहां से माल भेज देंगे। तो तुम जो अभी तक जो पड़े हो वहां पर, जो आप बेकार पड़े हो, आपको एक रोजगार मिल जाएगा। ये बोला भाई लेकिन मेरे पे इतना, आप इतना उपकार क्यों कर रहे हो? कौन बोला? जयपुर वाला बोला कलकत्ता वाले से, आप माल भेजोगे हम बेचेंगे, फिर प्रॉफिट। बोला प्रॉफिट भी मेरा ही होगा। ओके, मेहनत? बोला मेहनत तेरा होगा। तो क्या आप मेरे को सैलरी दोगे? कौन बोला? जयपुर वाला बोला। बोला नहीं नहीं सैलरी नहीं देंगे, तुमको हम एक फिक्स परसेंट कमीशन देंगे। ओ सीधा बात बोलिए कि आप एजेंट हो। सीधा बात क्या बोलिए आप? मेरे को एजेंट बनाना चाहते हो। क्या बनाना चाहते हो? एजेंट। तो ये कोलकाता का जो पार्टी है, ये प्रिंसिपल रहना चाहता है, ये प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहता है। ये बोलता है जो भी मेरा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम तुमको देंगे नहीं, इसका एक परसेंटेज हम तुमको दे देंगे, जो हमारा सेल है। जो क्या है? सेल है। तो सेल का एक परसेंटेज हम तुमको दे देंगे, वो हम आपको कमीशन के तौर पे देंगे। किसको देगा? जे को। किसको देगा? जो जयपुर में जे है। बोला ठीक है भाई, सौदा ठीक लग रहा है हमको। मतलब मान लो कि मैं 5 लाख का सेल कर देता हूं एक महीना में, और 5 लाख का 10% आप मेरे को देते हो, तो 50,000 मेरा। बोला हाँ भाई तेरा। उसमें जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, ये सब हमारा है, वो तुम्हारा नहीं है। तुम जो भी सेल करोगे उसका तुमको कमीशन देंगे। तो अभी आप इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो देख पा रहे हो, क्या रिलेशन है? ये कौन है? प्रिंसिपल है। और ये कौन है? सेलिंग एजेंट है। ये कौन है? सेलिंग एजेंट है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन तो आप पहले देख लीजिए। क्या ये दोनों पार्टनर हुए? नहीं। पार्टनर होता तो प्रॉफिट शेयर करते। क्या ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हुए? नहीं। अगर ऐसा होता तो ये इसको सैलरी देता। भाई ये भी बिंदास काम करेगा। भाई इसके मन में एक बार, जयपुर वाले के मन में एक बार आ गया चीज, अरे भाई यहां पर तो जयपुर में हमको दुकान लेना पड़ेगा, दुकान लेकर हमको उसमें माल रखना पड़ेगा। माल तो भले तुम भेज रहे हो, जो दुकान है उसका खर्चा, बोला भाई वो भी तो मेरा ही है, तुमको कुछ नहीं करना है।
उसका हम तुमको खर्चा दे देंगे, लाइटिंग का, एडवर्टीजमेंट का, लोडिंग का, अनलोडिंग का, पैकिंग का, अनाप शनाप जो भी खर्चा बनता है तुम खर्चा करो, ये सारा खर्चा हम तुमको दे देंगे। कौन दे देगा? कोलकाता वाला प्रिंसिपल जयपुर वाले एजेंट को दे देगा, ठीक है ना। तो ये एजेंट का, ये यहां पे ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है, ये दोनों के बीच में जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, तो ये इसको खर्चा दे देगा। किसको दे देगा? अभी यहां पे दो तरह का खर्चा होता है, आप देख लीजिएगा, पूरा कहानी पे ही कंसाइनमेंट चैप्टर डिपेंड कर रहा है। ये कोलकाता वाला जो है ना, पहले तो माल खरीदेगा या इसके पास माल पड़ा हुआ उसको लोडिंग करवा देगा रेलवे में, रेलवे से वो माल को भेज रहा है, यहां से यहां तक जो माल को भेजेगा, इस माल को भेजने का खर्चा इसके लिए क्या हो सकता है? जो कोलकाता में है वो लोडिंग चार्जेस देगा, देगा कि नहीं? उसके बाद वो इंश्योरेंस करवा देगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज देगा, फ्रेट देगा, है ना, फ्रेट देगा। ये सब कुछ खर्चा, बेसिक खर्चा कौन दे दिया? कोलकाता वाला दे दिया, ताकि माल रेलवे में लोड हो जाए या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड में लोड हो जाए, ट्रक में भी हो सकता है, और फिर ये यहां तक पहुंच जाए, किसी भी ट्रांसपोर्ट में भी लगा सकता है। यहां से लेकर यहां तक में कोई खर्चा अब नहीं है कि नहीं है? कोई खर्चा है? कलकत्ता से जयपुर पहुंचने में अब कोई खर्चा है? रास्ता में तो वो कुछ खाना वाना खाएगा नहीं माल, वो तो पड़ा रहेगा एक कोना में, साइड पड़ा हुआ है साइड में, हमको वहां पे कोई उतार लेगा जयपुर के स्टेशन में, यही है ना। वो तो खाना वाना नाश्ता नहीं है, जैसे हम लोग बचर बचर खाते रहते हैं ना ट्रेन में, मूढ़ी आया, ये आया, वो आया, खाते रहते हैं, लेकिन वो माल का तो कोई खर्चा नहीं है। लेकिन हाँ एक डर है, क्या डर है बोलो तो? चोरी हो सकता है, खराब हो सकता है, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, वो डर है। खैर उस पे हमारा बस नहीं है, वो बात का बात है, वो बात का चीज है, मैं बोला ना उस पे हमारा बस नहीं है। हम तो पॉजिटिव माइंड से भेजते हैं कि माल यहां से वहां चला गया तो हमारा गुड्स हमारे एजेंट के पास चला गया। जब यहाँ एजेंट के पास आया, जोगीलाल के पास जो जयपुर में है, वो माल को यहाँ पे रिसीव करेगा, करेगा तो वो खर्चा करेगा एक बार, क्या? अनलोडिंग करेगा कि नहीं? अनलोडिंग करने के बाद वो मान लो क्लियरिंग चार्ज दिया, कुछ भी क्लियरिंग चार्जेस दिया, उसके बाद वो फ्रेट इनवर्ट दिया, नहीं नहीं अभी मैं वहां पे बात कर रहे हैं, स्टेशन पे या ट्रांसपोर्ट मोड पे, या हमारे यहां तक आप सामान पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो स्टेशन पे तो रख के बेचने नहीं लगेगा, उसका दुकान तो जयपुर के बाजार में होगा। तो यहां से यहां तक आने का उसका बाजार जो है, जयपुर का जो बाजार है, वो बाजार में इसका जो दुकान है, यहां से यहां तक आने तक का भी कुछ खर्चा होगा। फिर उसके बाद यहां पे वो अनलोडिंग करवाएगा या जो भी खर्चा होगा, गोडाउन में माल सजा दिया गया है, गोडाउन में माल सजा दिया गया है, इस तरह से कलकत्ता से जयपुर और जयपुर से उसके गोडाउन में माल पहुंच गया। लेकिन यहां पर भी खर्चा कम नहीं होता है, यहां पे भी खर्चा होता है। यहां पे वो क्या करेगा? यहां पर वो गोडाउन रेंट देगा, देगा ना, इसके बाद वो सेलिंग एक्सपेंसेस करेगा कुछ, इसके बाद वो एडवर्टीजमेंट करेगा कुछ, लाइटिंग वाइटिंग का जो भी अनाप शनाप खर्चा है, आफ्टर सेल एक्सपेंसेस वो करेगा, सेल करने का जो भी खर्चा है वो यहां पे करेगा। अब आपको इतना बताने का मतलब ये था कि ये जो खर्चा हुआ, आप खाली बताओ, ये जो खर्चा हुआ लोडिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट, ये एक बार का खर्चा है कि बार बार का खर्चा है? ये जो खर्चा किया, ये जो पार्टी है ना कलकत्ता वाला, ये कलकत्ता वाला जो मेन पार्टी है, प्रिंसिपल है, क्या ये? प्रिंसिपल है। तो ये जो खर्चा किया है, ये लोडिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट, वो एक बार का खर्चा है कि बार बार का खर्चा है इस माल के ऊपर? हाँ, इसी माल का बात हो रहा है, एक बार का खर्चा। अच्छा, ये जो खर्चा किया जयपुर में, जो वो एजेंट था, अनलोडिंग, क्लियरिंग चार्जेस और फ्रेट इनवर्ड, ये जो खर्चा किया वो एक बार का खर्चा कि बार बार का खर्चा? एक ही बार का खर्चा। अनलोडिंग तो वो एक ही बार करवाएगा ना माल का,
वो कैरेज इनवर्ड तो एक ही बार देगा ना, लेकिन यहां पर आने के बाद जो खर्चा आया, यहां पर ये जो गोडाउन रेंट देना पड़ा, सेलिंग एक्सपेंसेस देना पड़ा, सैलरी देना पड़ा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ा, ये एजेंट को तब तक देना होगा जब तक माल पूरा बिक न जाए। जरूरी थोड़ी एक ही दिन में बिक जाएगा, 1 साल लग सकता है। तो माल पूरा बिक ना जाए तब तक देना पड़ेगा। तो ये वाला जो एक्सपेंसेस हुआ, ये बार बार का खर्चा हुआ। आपको खाली यही रिकॉग्नाइज करना है, जो एक बार का खर्चा हुआ, ये खर्चा कौन सा हुआ, एक बार का हुआ। ये खर्चा कौन सा हुआ, एक बार का हुआ, मतलब डायरेक्ट है। और ये खर्चा क्या हुआ, बार बार हुआ, मतलब इनडायरेक्ट है। जो एक बार का खर्चा होता है उसको हम लोग रेकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेकरिंग, बार बार, मतलब सॉरी, जो एक बार होता है उसको नॉन रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग। ये क्या है, नॉन रेकरिंग है। जो एक बार खर्चा हो रहा है ये क्या हो रहा है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होता है। और जो बार बार हो रहा है वो क्या होता है, रेकरिंग एक्सपेंसेस होता है। ये खाली एक बार समझ लीजिएगा। आप एक बात, छोटा सा बात समझ लीजिए, ये जो प्रिंसिपल का जो जगह है, प्रिंसिपल मतलब माल भेजने वाला आदमी, यहां से एजेंट के गोडाउन तक पहुंचने का कोई भी खर्चा नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। अब बोलिए सर ये क्या काम आएगा, तो ये बिल्कुल काम आएगा आपके आने वाले टाइम पे, इसलिए इसको पृथक करना, डिफरेंस करना जरूरी है। क्या बोले हम, कलकत्ता से लेके जयपुर वाला एजेंट के गोडाउन तक माल पहुंचा देने का जो भी खर्चा होगा वो क्या नेचर का होगा, नॉन रेकरिंग नेचर का होगा। एक ही बार का खर्चा होगा जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने में, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने में। समझ आया। लेकिन एजेंट के गोडाउन में पहुंच जाने के बाद जो भी खर्चा होगा वो खर्चा क्या होगा, बार बार होगा। वो खर्चा क्या होगा, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए और एबनॉर्मल लॉस के लिए, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आप जानते हो वेजेस होता है, फ्रेट इनवर्ड होता है, आप इसको ऐड करते हो। बट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, जब आप कैलकुलेशन करते हो क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे, तो उस समय पीएल अकाउंट का डेबिट में, पीएल अकाउंट के डेबिट में जो भी खर्चा है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो सारे खर्चे क्या होंगे हमारे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। हम लोग कौन से एक्सपेंसेस को लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं। तो खैर ये बात का बात है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बेसिक क्लास है, पहला क्लास है, तो ये सब चीजें हम लोग एक बार देखते हैं। अभी आप ये बताओ, जो कोलकाता में जो माल भेज रहा है, जो प्रिंसिपल है, उसका नाम होता है कंसाइनर। क्या नाम होता है, जो कोलकाता में मालिक है बिजनेस का, वो क्या होता है, कंसाइनर होता है। और जिसके पास माल भेजता है, जो सेलिंग एजेंट है, कौन है ये, इसका नाम क्या होता है, सेलिंग एजेंट। लेकिन इसका डायरेक्ट नाम होता है कंसाइनी। तो कंसाइनर कौन हुआ, प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का प्रिंसिपल है। कंसाइनी कौन हुआ, सेलिंग एजेंट हो गया। कंसाइनर कौन हुआ, द पर्सन हु सेंड्स गुड्स, द पर्सन हु सेंड्स गुड्स, मतलब आप कह सकते हो ही इज अल्टीमेट ओनर ऑफ द बिजनेस है, बिजनेस का अल्टीमेट ओनर वही है। लेकिन कंसाइनी कौन हुआ, द पर्सन हु सेल्स गुड्स, द पर्सन हु सेल्स गुड्स इन लीव ऑफ सम कमीशन, कुछ कमीशन के बदले में वो आपका गुड्स सेल कर रहा है, जिसके बदले में उसको कुछ कमीशन मिलेगा। तो वो कौन हुआ, सेलिंग एजेंट हुआ। तो ये क्लियर हुआ आपको, क्या है कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस सेल। क्या होता है, डिस्टेंस सेल्स। तो ये आपका दूर दूर सामान को भेजने को ही हम लोग कंसाइनमेंट कहते हैं। तो हमारा जो गुड्स है वो किसी दूसरे जगह पर जाएगा, वहां पर हम एक एजेंट अपॉइंट करेंगे, वो एजेंट हमारे द्वारा भेजे गए गुड्स का सेल करेगा, फिर वो कुछ खर्चा करेगा और लास्ट में वो मेरे को एक डॉक्यूमेंट भेजेगा। क्या भेजेगा, वो डॉक्यूमेंट का नाम है अकाउंट सेल। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, अकाउंट सेल। तो वो डॉक्यूमेंट हमको भेजेगा, उसमें वो लिखा रहेगा साफ साफ कि जो भी आप गुड्स दिए हो ना, उसमें हम सेल किए हैं, इतना सेल किए हैं, इतना यूनिट करके, इतना प्राइस करके सेल किए हैं। इसमें से मेरा खर्चा लगा, एक्सपेंसेस मेड बाय मी, वो सारा एक्सपेंसेस माइनस कर लेगा जो एक्सपेंसेस हमारा एजेंट किया है,
और उसके बाद वो अपना कमीशन काट लेगा। वो मेरा कमीशन जो हुआ वो काटने के बाद इतना पैसा हम आपको भेज दे रहे हैं बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट, या फिर यूपीआई कर दे रहे हैं, या फिर एनईएफटी कर दे रहे हैं, या फिर कुछ भी कर दे रहे हैं, हम चेक से भेज दे रहे हैं, तो कुछ भी बैंक ड्राफ्ट वगैरह कुछ से भी वो भेज सकता है। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? इसी अकाउंट सेल को देखकर कंसाइनर अपना बुक्स बनाता है, जिसको हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। किसी अकाउंट सेल को देखकर, क्योंकि इसमें डिटेल रहता है कि वो क्या खर्चा किया। मैं तो यहाँ पे ब्रीफ में लिखा हूं, छोटा लिखा हूं, एक्सपेंसेस मेड बाय कंसाइनी, तो वो सारा डिटेल्स लिखता है कि वो क्या खर्चा किया। अगला का खर्चा इसको पता ही है, अगला का खर्चा तो इसको पता ही है कि ये क्या खर्चा किया। ये अकाउंट सेल को देखकर इसको ये पता चल गया कि ये कंसाइनी का क्या खर्चा है और उसका खुद का कमीशन क्या है। उसके बाद उसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालता है, तो उसको पता चल जाता है कि उसका प्रॉफिट क्या हुआ। तो इसीलिए ये बनाता है, इसे डॉक्यूमेंट को देखकर वो क्या बनाता है? अपना कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। समझ आ गया बात को? तो यही है आपका कंसाइनमेंट का पूरा स्टोरी। ठीक है। अच्छा, कौन सा डॉक्यूमेंट देखकर कंसाइनर बनाता है? अकाउंट सेल को देखकर वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट की तरह ही बिहेव करता है, जैसा अपना ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बिहेव करता है। इसमें भी प्रॉफिट निकाला जाता है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड में सेल्स लिखे जाते हैं। लेकिन सेल्स हम लोग इनडायरेक्ट वे में लिखते हैं, क्योंकि सेल हम तो कर नहीं रहे। कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा, तो एजेंट का नाम से लिख देंगे। समझ आया? तो अभी हम लोग इसका फॉर्मेट सीखेंगे। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट टू डॉट 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 अकाउंट। कंसाइनमेंट टू डॉट 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 इसलिए लिखे क्योंकि हो सकता है उसका कंसाइनमेंट जो है ना वो 2-4 जगह जाता हो, इसलिए उस प्लेस का नाम लिख देंगे हम लोग। जैसे कंसाइनमेंट टू मुंबई, कंसाइनमेंट टू कटक, कंसाइनमेंट टू जयपुर, कंसाइनमेंट टू पटना, कंसाइनमेंट टू पटियाला, कहीं पे भी गया तो हम लोग उस जगह का नाम लिख देंगे। कंसाइनमेंट टू पटना अकाउंट, कंसाइनमेंट टू पटियाला अकाउंट, ऐसा करके। क्या कंसाइनर? नहीं भाई, ओ आर है, ओ आर है। डेबिट और क्रेडिट पर्टिकुलर्स आप चाहो तो डिटेल का कॉलम दे सकते हो सुंदर लगने के लिए। लाइनर लगा सकते हो, डिटेल, अमाउंट। चलिए, फॉर्मेट हो गया। तो गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, कितना का माल भेजा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब इसके लिए खर्चा हो गया ना, इतना का माल हम भेजे हैं। वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जो भी वैल्यू है, जितना का गुड्स कंसाइंड किया गया है, वो वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। इतना का माल हमारा भेजा गया है। अब इसमें डिपेंड करता है, हम एकदम कलकत्ता वाले से शुरू करते हैं जो माल भेज रहा है। कलकत्ता में वो जो भी खर्चा लगाया था उसका तो पैसा गया होगा ना। जो कलकत्ता में माल भेज रहा है जयपुर, उसका जो भी खर्चा लगाया गया है उसका पैसा लग रहा होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि वो डायरेक्टली पेमेंट करेगा, इसीलिए हम लोग टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक। और डैश जगह लिखेंगे एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर। एक्सपेंसेस मेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर जो भी खर्चा करेगा
कंसाइनर जो भी खर्चा करेगा वो उसके नाम से यहां पर दिखा देंगे, टू बैंक करके दिखा देंगे, क्योंकि उसका जो भी खर्चा है डायरेक्ट लगेगा। इसके बाद खर्चा कौन कर रहा है? कंसाइनी। माल वहां पहुंच गया तो कौन खर्चा कर रहा है? तो क्या वो मेरे पॉकेट से जा रहा है? कंसाइनी दे रहा है ना अपने पॉकेट से। बाद में भले हम उसको रिम्बर्स करेंगे, लेकिन पहले वो कौन दे रहा है? पहले कौन दे रहा है? कंसाइनी दे रहा है। तो हम लोग लिखेंगे टू कंसाइनी। अपने बुक में तो हम कंसाइनी का ही नाम लिखेंगे ना, कंसाइनी, और डैश देके लिखेंगे एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनी। जो एक्सपेंसेस कंसाइनी करेगा हम लोग यहां पर लिख देंगे। लिख दिए? ये कंसाइनी कर रहा है, हम कंसाइनी को हैंड ओवर कर रहे हैं रुपया उस खर्चे के लिए जो खर्चा वो किया है। दिखाने का जरूरत है, वो खर्चा तो मेरा ही है ना। वो खर्चा किसका है? मेरा ही है ना। अल्टीमेटली वो खर्चा किसका? मेरा है। वो तो एजेंट है, वो तो अपना कमीशन लेगा, लेकिन ये खर्चा कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं। हम तुम्हारे हाथ में दे दिए कि ये लो 5,000 हमारी तरफ से ये खर्चा करना, बाद में मेरे को रिम्बर्स वापस कर देना। तो 5,000 तो एक बार मेरे लिए खर्चा हुआ ना, तो वहां पे तो वो खर्चा काट कर भेजेगा, तो हम तो उसको अपना खर्चा के अकाउंट में दिखाएंगे। हालांकि वो मैं नहीं मेड किया, वो मेरा कंसाइनी मेड किया, तो कंसाइनी के नाम से दिखाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंसेस इंकर्ड बाई कंसाइनी। कितना का खर्चा इंकर्ड किया? वो खर्चा। और दूसरा चीज है कमीशन। कमीशन भी मेरा डायरेक्ट नहीं जाएगा ना, हम लोग कमीशन को क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। हम लोग कमीशन डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, कमीशन कंसाइनी को दे रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो कंसाइनी के अकाउंट में डैश देकर कमीशन लिखेंगे। समझ आ गया बात? समझ आ गया बात? चलिए, अब यहां पे हम लोग देखिए सब खर्चा लिखे हैं। पहले लिखे हैं जितना का गुड्स हम भेजे हैं, उसके बाद खर्चा जो हम किए हैं वो टू बैंक से दिखाएंगे, और उसके बाद खर्चा जो मेरा कंसाइनी किया है वो हम लोग उसके नाम से दिखाएंगे, और जो कमीशन वो चार्ज कर रहा है वो भी हम उसके नाम से दिखाएंगे। अभी बताओ, सेल डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट हुआ? सेल मेरा कौन कर रहा है? एजेंट। तो हम पैसा एजेंट से ही लेंगे ना, तो हम लोग बाई सेल्स नहीं लिख सकते, बाई बैंक नहीं लिख सकते, हम लोग क्या लिखेंगे? बाई कंसाइनी। तो यहां लिखेंगे बाई कंसाइनी, डैश जगह लिख देंगे सेल्स। जो भी वो सेल्स किया हम लोग यहां पे लिख देंगे बाई कंसाइनी करके। सही है? अगर इसका जर्नल एंट्री पूछा जाएगा तो क्या होगा? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्लियर है? दूसरा चीज, जो लॉस होता है ना, उस लॉस को हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। क्या लॉस कहते हैं? तो उसको हम लोग यहां पे दिखाएंगे और इसका कैलकुलेशन वर्किंग नोट पे करेंगे। और फिर हम लोग लिखेंगे जो स्टॉक है, जरूरी नहीं कि सारा माल वो बेच ही देगा, तो हमारा जो स्टॉक है वो कुछ ना कुछ कंसाइनी के पास पड़ा रहेगा। उस कंसाइनी के स्टॉक को हम लोग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो हम लोग यहां लिखेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। भाई आगे भी रिश्ता बना रहेगा ना, अब थोड़ी एक बार के लिए एजेंट बनता है वो, फिर माल भेजेंगे फिर बेचो। कौन चाहेगा मेरा बिजनेस पूरा खत्म कर दो? उस वापस दूसरा कंसाइनमेंट बनेगा। माल पड़ा हुआ उसके पास, रिटर्न कर देगा, उसको काम नहीं करना है तो। वो तो आगे के स्टोरी पे डिपेंड करता है। अगर वो काम करेगा तो अपने पास ही स्टॉक रखेगा, क्यों वापस करके खर्चा करेगा? उसका माल पे खर्चा हुआ है ना। अब मान लीजिए ये सब हो गया, तो मान लीजिए क्रेडिट साइड ज्यादा होता है और डेबिट साइड कम होता है। क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, डेबिट साइड कम होता है, तो उसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्या कहेंगे? टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और अगर डेबिट ज्यादा होता है, क्रेडिट कम होता है,
तो हम लोग लिखते हैं बाय लॉस ऑन कंसाइनमेंट, और यही आपका आंसर होता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे चीजें बनाने होते हैं, लेकिन मैं सबके बारे में अभी डिटेल में एक ही सब में नहीं चला जाऊंगा। अभी आपको इसके बारे में और चीजें सीखने होंगे। पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, फिर धीरे धीरे केसेस में आएंगे। क्लियर है? फॉर्मेट लिख लिया आप लोग? फॉर्मेट लिख लिए? चलिए, तो ये हो गया अपना कंसाइनमेंट का शुरुआत, कंसाइनमेंट का फॉर्मेट। और एक छोटा सा अपने इस क्वेश्चन के ऊपर लाइव एग्जांपल लेते हैं, जिसको लेकर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो समझ में आएगा सम्स कैसे बन रहा है। हो गया? इसके अलावा आपको बनाना पड़ता है कंसाइनी का अकाउंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, लेकिन वो सबके बारे में बात वो सब्सिडियरी है। अभी आप मेन अकाउंट जो बनाते हैं वो कंसाइनमेंट का बनाते हैं। मेन अकाउंट किसका बनाते हैं? कंसाइनमेंट का बनाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बनाएंगे कंसाइनमेंट का मेन अकाउंट। अभी एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। लिखिए, मिस्टर रहाने ऑफ कोलकाता consigned goods to Mr. Parag of Jaipur डिटेल्स उसका दिया हुआ है, डिटेल्स 5,000 cricket bats at the rate of rupees 100 each। लिख रहे हो? जैसा एक एग्जाम्पल दिए थे वैसा ही एक सम बना रहे हैं। क्वेश्चन फटाफट लिख लीजिएगा। मिस्टर रहाने ऑफ कोलकाता कंसाइन गुड्स टू मिस्टर पराग ऑफ जयपुर, डिटेल्स दिया हुआ है 5,000 क्रिकेट बैट्स भेज रहा है 100 रुपए ईच करके। मिस्टर रहाने इंकर्ड इतना रुपया का वो फ्रेट दिया 3,000 का, और 2,000 रुपया का इंश्योरेंस दिया। ठीक है? किसने दिया? रहाने ऑफ कोलकाता ने दिया। क्या दिया? दो खर्चा वो किया। पहला खर्चा क्या किया? 3,000 का रेलवे फ्रेट दिया और 2,000 का इंश्योरेंस चार्ज दिया। ड्यूरिंग ट्रांजिट 100 bats were stolen। रास्ते में 100 बैट्स जो हो गए वो क्या हो गए? चोरी हो गए। जोधपुर एक्सप्रेस थो। नहीं नहीं, इसमें चोरी हुआ। हो गया? ठीक है? नहीं नहीं, जोधपुर एक्सप्रेस बहुत अच्छा ट्रेन है। लव दैट ट्रेन, बहुत अच्छा ट्रेन है।
वेयर स्टोलन, भाई ये रास्ते में अब 100 बैट्स चोरी हो गया। किसको भेजा था? पराग को ना। पराग रिसीव्ड द रिमेनिंग गुड्स and he paid rupees 1000 as, गेट बंद कर, ये लोग 1000 as unloading charges and rupees 2000 for carriage to go down. क्वेश्चन लिख लिए? लिख नहीं रही हो क्या तुम लोग? मुंह चल रहा है बहुत तुम लोगों का। अब ये क्या है? कैरेज टू हिज गोडाउन, ठीक है। 1000 रुपया क्या खर्च किया? 1000 रुपया खर्च किया अनलोडिंग के लिए और 2000 रुपया कैरेज टू हिज गोडाउन किया, मतलब गोडाउन तक लेके चला गया जयपुर में, जो मार्केट में वो माल को बेच रहा है। ही सोल्ड, कितना बैट्स भेजा था? 1000 बैट्स भेजा था। 5000 बैट्स, वाह, कुछ ज्यादा ही नहीं भेजा था। हाँ ठीक है, 4000 बैट्स लिख दो। क्यूट चोर था, सिर्फ 100 बैट्स अपने बच्चों के लिए उठाया। तो ही सोल्ड 4000 बैट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 150 ईच बैट। He also paid packing charges, selling expenses, and rent. वो क्या क्या खर्चा किया और बाद में ये 3 खर्चा किया, लिख लिए? ये 3 खर्चा वो भी किया, अपने गोडाउन में आने के बाद किया, ठीक है, सेल करने के साथ। ही वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, जितना बात बोलेंगे वो बात होना चाहिए ना। 10% ऑन ग्रॉस सेल्स। याद क्या है? बना रहे हैं, अभी ताजा ताजा बना है। समझ आया? तो ये अभी ताजा ताजा कलकत्ता नाइट राइडर का मैच चल रहा, तो अभी बना दिए, और क्रिकेट मैच चला तो बैटे से ले बना दिए, है ना। और कलकत्ता से राजस्थान पहुंच गया सामान। तो यहाँ पे रहाणे जो कलकत्ता का कैप्टन है, देखो बन गया ना सम्स। अब आपको समझ में आई ये वाला चीज? हम लोग को सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो आपको एक स्टोरी के रूप में एक क्वेश्चन मिलेगा, स्टोरी पहले पढ़ लेना है, उसमें कौन कितना खर्चा कर रहा है, कितना कमीशन दिया जा रहा है, ये सब लिखा रहेगा। अब आपको बनाना है इन द बुक्स ऑफ रहाणे कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाना है? इन द बुक्स ऑफ रहाणे कंसाइनमेंट अकाउंट।
कंसाइनमेंट टू, बोलो बोलो, कंसाइनमेंट टू जयपुर अकाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स, नहीं डिटेल नहीं, मैंने एक ही बनाया है, आप लोग चाहो तो दो बना दो, हम उसको इनर कॉलम में लिख देंगे। रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस। ओके, कितना का गुड्स सेंड किया? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना गुड्स भेजा था? 5000, कितना करके? 100 ईच करके, कितना रुपया हुआ? 5 लाख का माल हुआ। समझ आया? क्लियर है? कितना खर्चा किया कलकत्ता वाला रहाने? 2 बैंक लिखेंगे और वो क्या क्या खर्चा किया उसका डिटेल यहां पे डैश दे देंगे। रेलवे कितना किया? 3000 रेलवे फ्रेट। और क्या किया? इंश्योरेंस दिया कितना का? 2000 का। इसके बाद उसका सारा खर्चा लिख देंगे। कंसाइनी का नाम क्या है? पराग। टू पराग, वो क्या क्या खर्चा किया शुरू से लेकर? वो खर्चा क्या क्या किया बताइए? वो अनलोडिंग चार्जेस 1000 रुपया का दे रहा है, क्वेश्चन देखो, 1000। और कैरेज टू गोडाउन दे रहा है, कैरेज टू गोडाउन। और क्या दे रहा है? और दे रहा है बाद में, देखो पैकिंग खर्चा दे रहा है और पैकिंग चार्ज दे रहा है। क्या दे रहा है? सारा खर्चा लिख दीजिए। 3000 है क्या? फिर खर्चा कौन सा लिखना है? सेलिंग एक्सपेंसेस दे रहा है, कितना दे रहा है? 2000। फिर बोलो, गोडाउन रेंट दे रहा है। जो भी खर्चा वो कर रहा है ना, वो उसके नाम से हम लोग दिखाएंगे यहां पर। कितना दे रहा है? 5000। समझ आया ना भाई? ये पराग का सारा खर्चा पराग के नीचे डैश डैश देके लिख देंगे। डैश डैश देके देना, हाँ डैश ही देना। अब यहां क्या लिखेंगे भाई? कंसाइनी का नाम दिया है ना, तो नाम लिखो पराग अकाउंट। क्या सेल किया है वो? बोलो बोलो, कितना बैट? कितना करके? 150 करके। कितना रुपया हुआ? 6 लाख। सारा चीज ये तो कर लिए ना हम लोग। अब दो चीज का कैलकुलेशन जो कंसाइनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। समझ आया? जिसको हम लोग वर्किंग नोट में करेंगे। यहां हो गया पूरा? एक मिनट, ये सेल किया था ना 6 लाख, साथ साथ इसका कमीशन भी दे देते हैं। कितना परसेंट कमीशन था? तो 6 लाख का 10%, 60,000 रुपया उसका कमीशन भी हो गया। समझ आया? क्लियर है? 60,000 रुपया उसका कमीशन भी हो गया।
अब आपको दो चीज का कैलकुलेशन करना है, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस और वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसके लिए वर्किंग नोट में जाइए, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ abnormal loss and stock on consignment। इस तरह का पैटर्न बना लेंगे, कॉपी पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट। बना लिए। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना माल भेजा गया था, क्वांटिटी कितना था 5000 और उसका वैल्यू क्या था। अच्छा बताओ, यहां से जब माल हम भेज रहे हैं तो उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो जयपुर में पहुंचने के बाद उसका वैल्यू और बढ़ जाएगा। तो खर्चा कौन सा ऐड करना है कौन सा नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग कौन सा खर्चा ऐड करेंगे, जो खर्चा नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। क्या होता है, मतलब कभी कभी लगने वाला खर्चा को नॉन रिकरिंग कहते हैं, एक बार लगने वाला खर्चा को नॉन रिकरिंग कहते हैं। सेल से रिलेटेड खर्चा नहीं होता है ऐड करने के लिए, जो सेल से रिलेटेड खर्चा उसको ऐड नहीं करते हैं, समझ गए ना, वही नॉन रिकरिंग होता है। तो पहला नंबर चीज है कि जो कंसाइनर जो खर्चा किया था, कंसाइनर कितना खर्चा किया था, ये 3000 और 2000 ये किया था ना, ये 3000 और 2000 ये सब नॉन रिकरिंग है, वो तो एक ही बार करेगा ना गुड्स से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड नॉन रिकरिंग expenses made by consignor। कितना कितना खर्चा किया था 5000। अब रास्ते में जो गुड्स था उसका वैल्यू हो गया 5000 और टोटल वैल्यू हो गया 5,05,000। वैल्यू हो गया कि नहीं, 5,000 एंड 5,05,000 हो गया कि नहीं, समझ आया बात। अब यहीं पर रास्ते में एक घटना हो जाता है, दुर्घटना। वो घटना लेस करेंगे, वो एबनॉर्मल लॉस हो गया। क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। कितना, तो अभी हम लोग को पता है 5,05,000 कितने बैट्स का प्राइस है, तो 100 बैट का क्या प्राइस होगा, 100 बैट का 100 यहां से माइनस हो जाएगा और उसका प्राइस क्या होगा, 5050। ओ तरीके 10,100 का हमारा बैट रास्ते में चोरी हो गया। तो कंसाइनी के पास जो माल पहुंचा वो कितना माल पहुंचा, 4,900, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करने के बाद कितना बढ़ा, यही ना माल पड़ा पहुंचा है उसके पास, 5,05,000 माइनस 10,100 49। ये किसके पास पड़ा है, कंसाइनी के पास पहुंचा। अब कंसाइनी का खर्चा ऐड होगा, किसका खर्चा ऐड होगा, लेकिन कौन सा खर्चा, नॉन रेकरिंग वाला। कौन सा खर्चा, बस इसी का जो खर्चा किया है ना उसी में आप लोग को रेकरिंग और नॉन रेकरिंग को पहचानना होगा। देखो इसका खर्चा आप देख लो, इसका जो खर्चा है अनलोडिंग एक बार लगेगा कि बार बार लगेगा, कैरेज टू गोडाउन एक बार लगेगा कि बार बार लगेगा, बट गोडाउन में बार बार थोड़ी माल में हो जाएगा, गोडाउन में तो एक ही बार आया, कैरेज आउटवर्ड बार बार लगता, लेकिन ये कैरेज टू गोडाउन है, कैरेज इनवर्ड है, एक ही बार लगेगा ना, चक दे फट्टे।
कितना हुआ? 1000 ये होगा, 2000 ये हुआ। इसके बाद वो पैकिंग चार्जेस बार बार करना होगा उसको, जब तक सेल नहीं होता, सेल से रिलेटेड खर्चा है, गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, सब कुछ बार बार करना होगा। तो बस पहचान लिए कितना खर्चा ऐड होगा, कितना? 3000। कितना? 3000 इसका ऐड होगा। तो इसका भी हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। कितना खर्चा? 3000। तो अब आपके पास 4900 बैट्स था, जिसका प्राइस कितना हो गया? 49 क्या? 497900। इतना पड़ा ना? ये टोटल गुड्स का प्राइस हो गया, 4900 बैट्स का प्राइस हो गया कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाकर। अच्छा, हम भेजे कितना थे? रास्ता में डैमेज कितना हुआ? डैमेज मतलब चोरी हो गया। और कितना वो बेच दिया? 4000। तो कितना बच गया है? 900 ना? कितना बैट्स बच गया है? 900 बैट्स बच गया है। इसी का ना वैल्यू निकालना है। 900 बैट्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 497900 कितना का प्राइस है? 4900 बैट्स का प्राइस है। तो 900 बैट्स का क्या प्राइस होगा? 497900 कितना बैट्स का प्राइस है? 4900 बैट्स का प्राइस है। तो 900 बैट्स का क्या प्राइस होगा? 451। ठीक है, समझ आया बात? अरे 5000 बैट्स भेजा था, रास्ते में 100 चोरी हुआ और 400 बेच दिया, तो कितना बचा हुआ है? तो अनसोल्ड स्टॉक कितना हुआ? 900। 900 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल का वैल्यू हमको पता है, डिवाइड कर दिए टोटल से और 900 से मल्टीप्लाई कर दिए, और क्या? समझ आया? अभी आपको दो वैल्यू मिला, एक वैल्यू क्या मिला? ये एबनॉर्मल लॉस का, और एक वैल्यू क्या मिला? अनसोल्ड स्टॉक का। ये दोनों वैल्यू आप यहां पे लिख दो, लिखो बाय एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ था? 10,000। 10,100 था ना? और लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना? 91451, यही ना? अब कर देंगे इधर टोटल, क्रेडिट जोड़कर डेबिट घटा के देखिएगा बचेगा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। समझ गए? बस अब इसके साथ एक होमवर्क कर लीजिएगा, हो गया आपका ये पहला क्लास। आज के लिए बहुत है, जिसमें मैंने पूरा कंसाइनमेंट का स्टोरी बता दिया, फॉर्मेट बता दिया और एक लाइव एग्जांपल आपके सामने रख दिया। ठीक है, बाद में हम लोग ईयर पेपर या क्वेश्चन पेपर बाद में करेंगे, पहले हम लोग पूरा कंसाइनमेंट एक बार समझ जाते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग कंसाइनमेंट रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।